सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पे रखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 8 जनवरी 2025 को ही आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास पुदिमदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है, नींव रखी है। और ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें कुल निवेश कितना होगा? लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का। यह हब प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन से आप क्या समझते हैं? मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है उसके जरिए पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटा जाता है। और इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? ग्रीन एनर्जी का, या रिन्यूएबल एनर्जी बोल दो, या अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके हम हाइड्रोजन बना रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, इसलिए इस हाइड्रोजन जो बनती है इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछे कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब होती है, इसमें 4 जनवरी 2000 और इस मिशन का लक्ष्य है 2030 तक 50 लाख टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। अब यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से संबंधित जो आपके करंट अफेयर्स में आपने प्रश्न पढ़े होंगे अभी तक, वो सारे एक साथ में यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार का नाम क्या है? मिराई टोयोटा की कार थी। और देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित कहां पर होगा? झारखंड के जमशेदपुर में। और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये कहां पर शुरू होगी? हरियाणा में, और इसका नाम वंदे मेट्रो रखा जाएगा। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी ये नॉर्वे में शुरू हुआ था। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंजप्शन इंजन H2 आइस ये ट्रक बनाया था रिलायंस ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे स्थापित किया गया? असम में। और किसने शुरू किया था? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। उसके अलावा भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। भारत अपनी पहली से हाइड्रोजन परियोजना कहां पर स्थापित करेगा? पुणे महाराष्ट्र में। साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। अच्छा, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश। और देखो, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स समस्थानिक होते हैं ये भी आता है प्रश्न। 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम यानी कि 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्रिटियम 1H3। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र ये कहां पर स्थापित किया गया? विशाखापट्टनम में। उसके अलावा तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारत की पहली हाइड्रोजन फेरी का उद्घाटन किया गया था। गुजरात के हजीरा में लार्सन एंड टुब्रो ने पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित किया था। और गेल ने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये मध्य प्रदेश के विजयपुरम शहर में शुरू किया था। उसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू होता है? 4 जनवरी 2022। और अगर पूछे स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया था? तो जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड जो कंपनी है हिसार में, वहां पे। पूछे देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के झाकरी में। और अभी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया था? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो हाइड्रोजन से संबंधित ये बहुत सारे प्रश्न थे, एक साथ मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दी, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो सही उत्तर होगा एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। इंग्लिश में बोलोगे तो अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। तो वर्ल्ड हिंदी डे आप सभी जानते हो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है मनाने का? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और उसकी सांस्कृतिक महत्वता को उजागर करना। वैसे 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं हम ये दिवस? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को ही नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को। और उस पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन पूछे किसने किया था? तो उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने। और फिर 2006 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 10 जनवरी को हर साल ये दिन मनाने की घोषणा की थी। ठीक है। और इसके अलावा एक हम भारत में भी एक हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो 14 सितंबर को मनाते हैं।
अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 10 जनवरी 1975 में मनाया गया था नागपुर, महाराष्ट्र में। अभी अगर मैं आपसे यूं पूछ लूं या एग्जाम में पूछ लिया है कि अभी जो बिल्कुल आखिरी वाला लेटेस्ट जो हिंदी सम्मेलन है वो कब मनाया गया था, कहाँ पे मनाया गया था और कौन सा संस्करण था, 3 तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये लास्ट मनाया गया था 2023 में, 12वां एडिशन था और फिजी देश में मनाया गया था, याद रखना। और हिंदी से याद आएगा अभी आपको, अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार हमने पढ़े थे, 2024 की घोषणा की गई थी, उसमें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था बताओ? तो आंसर होगा गगन गिल को, उनकी कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए। और अगर पूछे कि देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय, ये आपको मिलेगा वाराणसी में, और विश्व हिंदी सचिवालय ये मॉरिशस में मिलेगा। और अभी आपको याद होगा गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए भी स्वर नाम से एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। स्वर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। अब वैसे डे वाला प्रश्न है, चलो जनवरी में कौन कौन से दिवस हमने मनाए एक बार रिवाइज करते हैं। तो एक तो ग्लोबल फैमिली डे, DRDO दिवस भी होता है। 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस, 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती होती है जिसे प्रकाश पर्व भी कहते हैं। मतलब हर बार अलग अलग दिन होती है, इस बार 6 जनवरी को ही हो रही है ये। और इस बार 6 जनवरी को हमने विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे भी मनाया। फिर 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया। तो ये थे अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 75 की छठी और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है, इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा वागशीर। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना इसको, और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। कुछ ऐसे प्रश्न भी बताऊंगा जो यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी 9 जनवरी की ही बात है, 9 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट 75 की छठी और आखिरी जो स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है जिसका नाम वागशीर है, इसको नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसे बनाया किसने? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई ने। तो ये जो वागशीर है ये उन्नत स्टील्थ फीचर्स जैसे कि ध्वनि को कम करने और बेहतर हाइड्रोडायनामिक डिजाइन से लैस है। स्टील्थ फीचर के चलते पनडुब्बी को रडार और दूसरे डिटेक्ट करने वाली तकनीकों से भी पता नहीं लगाया जा सकता है। मतलब आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, पकड़ में नहीं आएगी, ये दुश्मनों के रडार में नहीं आएगी। और ये टॉर्पीडो और एंटीशिप मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम है। साथ ही ये पनडुब्बी खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी समेत कई कामों को करने में सक्षम है। 25 की आखिरी और छठे नंबर की स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है, सबमरीन है। अब ये छठी है तो इससे पहले की 5 कौन कौन सी है वो भी देख लो। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वागीर, और अब ये आखिरी है INS बागशीर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो पहले आप, ये जो अभी हमने बात की है ना, ये प्रोजेक्ट 75 की बात की है। इसी तरह से प्रोजेक्ट 15A के बारे में भी आप सुनते होंगे। ये क्या है? इसमें 3 जहाज बनाए गए हैं, INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई, प्रोजेक्ट 15A के अंतर्गत। और इसी तरह से प्रोजेक्ट 15B भी है, और इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर तैयार किए गए। उनके नाम INS विशाखापत्तनम, INS मोर्मुगांव, INS इम्फाल और INS सूरत है। ये सब नाम आपने करंट अफेयर्स में पढ़ रखे हैं, एक साथ मैंने यहाँ पे बता दिए, तो थोड़े से ध्यान में रखना किस प्रोजेक्ट के अंतर कौन सा है। अब इसी तरह से 2-4 प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। ये प्रश्न सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार एग्जाम में आया था, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी कौन सी है? ये RRB JEE के एग्जाम में पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा INS शाल्की। मजगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई ने इसको बनाया था। एक प्रश्न ये आया था, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत आंसर होगा। एक प्रश्न ये भी एग्जाम का है, भारत की पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा INS कलवरी। अरे भैया, आज जो हमने प्रश्न पढ़ा है वही तो है। हमने पढ़ा ना, प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी और आखिरी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी अभी भारतीय नौसेना में शामिल हो गई। तो ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के बारे में तो बात कर रहा है। पहली INS कलवरी और अभी आखिरी हमने पढ़ा INS वागशीर है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब आप देख सकते हो, अभी अभी हमने प्रश्न पढ़ा है और इस तरह से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। और हाँ, अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट हैं, पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दूं
इसी तरह से डेली में आपकी प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको कराता हूं। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से होते हैं, वो स्टैटिक प्रश्न होते हैं जो कि लिंक्ड होते हैं जो हम डेली करंट अफेयर्स में प्रश्न पढ़ रहे हैं उनसे। मतलब जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, इसी से संबंधित जो भी स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं और जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है वो मैं आपको करवाता हूं उस क्लास में। क्योंकि मेरा मानना है कि एग्जाम में जो एग्जामिनर स्टैटिक प्रश्न पूछेगा वो कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं करंट अफेयर से। तो इस तरह से उस करंट अफेयर को हम पूरी तरह से कवर करके चलेंगे तो हमारा स्टैटिक पार्ट भी कवर हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको कहा ना, ये प्रश्न एग्जाम में आया था, शाम को जब मैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली क्लास आपको करवाऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेगा। ये मैं मॉडल भी दिखा रहा हूं आपको, इस तरह से होगा। ऊपर क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा किस एग्जाम में कब पूछा गया था, और 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। उसके अलावा 4 से 5 सेकंड का वक्त आपको पहले और दूंगा। एक तरह से आपका टेस्ट हो गया वो, पहले खुद लगाओ आंसर, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो वो क्लास आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि इस तरह की क्लास पूरे यूट्यूब में आपको अभी तक तो कोई नहीं मिलेगी। बाद में कोई चालू कर दे तो कह नहीं सकते। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो क्लास को अटेंड करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, इसी तरह से ये एक और प्रश्न देख लो, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 किसके निर्माण से संबंधित है? ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। देखो, एक ही प्रश्न को कितनी तरह से तोड़ दिया एग्जामिनर ने, तो मतलब एक करंट अफेयर से वो कितनी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये किसके निर्माण से संबंधित है? सबमरीन आंसर होगा। अच्छा, वैसे हमारे नेवल चीफ कौन है? और याद रखना 2024 में हमारी तीनों सेनाओं के नए चीफ बने थे, तो तीनों के नाम याद रखना। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। और आर्मी डे 15 जनवरी को होता है, नेवल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। और इस बार का नौसेना दिवस हमने पूरी उड़ीसा में मनाया था। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट का नाम क्या है? अब आप लोग खुद से एनालिसिस करना किस किस को ये उत्तर पता है। ये हम पढ़ चुके हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। कोशिश करो पहले बिना गूगल सर्च किए आपको आ रहा है नहीं आ रहा प्रश्न, उससे आप खुद का एनालिसिस कर पाओगे। गूगल से तो हर कोई बता देगा। हम अगले प्रश्न की ओर फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन ये कहां पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा मुंबई में। तो 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 की हम बात कर रहे हैं, जिसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। अभी 10 जनवरी को ही शुरू हुआ, 16 जनवरी तक ये चलेगा। इस बार इसका 21वां संस्करण है। और इसमें जो उद्घाटन फिल्म रही है वो चाइना की एक फिल्म है, द ब्लैक डॉग उसका नाम है। और आपको बता दूं, ये जो फिल्म है ना द ब्लैक डॉग, इसे कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार भी मिला था। कांस फिल्म फेस्टिवल आप जानते ही हो, इसका आयोजन हर साल पेरिस फ्रांस में होता है। याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसका आयोजन कहाँ पे होता है। बाकी इस फेस्टिवल के लिए कुल 61 फिल्मों का चयन किया गया है। और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रख लो, इसी फिल्म फेस्टिवल में प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक हैं जावेद अख्तर, उनको एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही पत्रकार रफीद बगदादी को सत्यजीत रे स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, सत्यजीत रे से मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है। अभी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था ना, गोवा में हुआ था, अभी नवंबर में ही। चलो आप लोगों के लिए प्रश्न छोड़ता हूं पहले मैं। उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था? हिंट मैं आपको दे देता हूं, वो ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर थे। नाम बताओ। और इस बार का जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इसका संस्करण कौन सा था, कौन सा एडिशन था? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। और फिल्म फेस्टिवल की बात है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखो, ये एग्जाम के लायक प्रश्न है, कि जो आईफा अवार्ड्स है ये 2025 में इसका 25वां संस्करण होगा, जो कहां पर होगा? राजस्थान के कैपिटल जयपुर में होगा। और ये दूसरी बार ऐसा मौका होगा जब इसका आयोजन भारत में हो रहा है। इससे पहले 2019 में ये हुआ था मुंबई में, और अभी 2024 वाला अबू धाबी में हुआ। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये। और मुंबई की बात है, अगर पूछे मुंबई किस नदी के मुहाने स्थित है? उल्हास नदी। और 2 दर्रे माउंटेन पास और ध्यान रख सकते हो आप स्टैटिक प्रश्न के रूप में, कि थाल घाट दर्रा ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और भोर घाट दर्रा ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और वैसे फिल्म अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो 2025 में ही अभी हमने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में पढ़ा है। 2025 में इसका ये 82 नंबर का एडिशन था। तो इसमें ये 3-4 पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था द ब्रूटलिस्ट को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एंड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है फर्नांडा टॉरेस आई एम स्टिल हियर के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर इसी मूवी के लिए है द ब्रूटलिस्ट के कौन? ब्रैडी कॉर्बेट।
और वैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में अभी हमने देखा भी था कि भारत की तरफ से पायल कपाड़िया की जो फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला, केवल नामित किया गया था। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अगर कभी पूछ ले तो 1959 में जब इसका 16वां संस्करण था तब एक भारतीय बने थे वी शांताराम। किस मूवी के लिए? 2 आंखें 12 हाथ के लिए। और लास्ट में अभी 2023 में जब इसका 80वां संस्करण था तब ये अवार्ड मिला था MM कीरावनी को। ये भारतीय थे, इन्हें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए यह अवार्ड मिला था नाटू नाटू जो गाना है RRR मूवी का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। फिर अगले में पूछ रहे हैं कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने लाख रुपए तक कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा? तो आंसर होगा 1.5 लाख रुपए। तो अभी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री नितिन गडकरी हैं, अब इस मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है। तो ये चंडीगढ़ में 2024 में शुरू किया गया एक पायलट प्रोग्राम है जिसे शुरुआत में 6 राज्यों में लागू किया गया था। कौन कौन से? असम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पुडुचेरी और हरियाणा। और इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की होगी। तो सड़क पर वाहनों के कारण हादसा होने पर घायलों को 7 दिनों तक प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इस कैशलेस पेमेंट सिस्टम में क्या है? तो इस योजना के तहत एक्सीडेंट के पीड़ितों के इलाज का खर्च इंश्योरेंस कंपनीज या संबंधी जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उसके द्वारा सीधे हॉस्पिटल को भुगतान किया जाएगा, ताकि मरीज को किसी प्रकार के एडवांस अमाउंट का भुगतान न करना पड़े। तो ये है कैशलेस उपचार योजना। और योजना वाला प्रश्न है तो कुछ योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूं, देखिए जरा। एक आपको याद आएगी, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद पहल ये शुरू की थी ICAR ने कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए। अस्मिता परियोजना को UGC ने शुरू किया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के, और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करना। और वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना मध्य प्रदेश ने शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया तो सूरत में। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना असम में शुरू हुई। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान में। NTR भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश में। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना त्रिपुरा में ये शुरू हुई थी। तो इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में लेबनान देश में नए राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो आंसर होगा जोसेफ ऑन को। तो लेबनानी आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख हैं जनरल जोसेफ ऑन, और इन्हीं को लेबनानी संसद के द्वारा लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में अभी चुन लिया गया। 2 साल से यहाँ पे राष्ट्रपति का पद खाली था, तो अब राष्ट्रपति बन गए जोसेफ ऑन, इनका नाम है। अब कुछ और इसी तरह के इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जहाँ पे जिन जिन देशों में प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट नए बने वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। कल भी मैंने आपको रिवाइज कराए थे, आज भी रिवाइज कराऊंगा। कल वाली शीट से आज वाली शीट अलग है, ये सारे 2024 में ही अपॉइंटमेंट हुए हैं। लेकिन उससे पहले लेबनान लेकर के चलता हूं मैं आपको। ये रहा मैप में लेबनान, कैपिटल होती है बैरूत, करेंसी है लेबनानी पाउंड, और प्रेसिडेंट बन गए जोसेफ ऑन। अच्छा, याद है आपको अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने थे? फ्रांसवा बायरू बने थे। बाकी देखो, अभी पनामा के राष्ट्रपति बने जॉस राउल मुलिनो, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडॉटर, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, और मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह अल सीसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका, सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाए फे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुलियोक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, और यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन, अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव, और फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब बने थे। तो यहाँ पे लगभग 18 इंपॉर्टेंट 18 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने इस तरह के कवर कर लिए जहाँ पे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने थे। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो अभी इंडोनेशिया के इबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। और इसी तरह से अभी कुछ समय पहले, 1 आध महीने पहले ही हमने पढ़ा था, अभी इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था। और उसी के आसपास हमने पढ़ा था इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर जो
लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी है, नाम से याद आ रहा होगा, ये हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी विस्फोट देखने को मिला था। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग, ज्वालामुखी वॉल्केनो से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, और इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको घुमाने ले चलूंगा इंडोनेशिया। तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल जकार्ता होती है, नई कैपिटल नूसंतारा है जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। अच्छा, जकार्ता में किसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है? आसियान का। यहाँ की करेंसी इंडोनेशियन रुपया। प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। बड़े न्यूज में है ये हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट भी हैं, और अभी ब्रिक्स का 10वां मेंबर भी बन गया इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज? तो गरुड़ शक्ति हम करते हैं। अच्छा, याद होगा अभी पिछले साल 10वां वर्ल्ड वाटर समिट ये भी हुआ था बाली इंडोनेशिया में ही, तो ये भी ध्यान रखना। अब देखो वो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। एक प्रश्न ऐसे आएगा कि वो कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया आंसर करना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ये इटली में है, लिपारी द्वीप पर। यह प्रश्न आया था एक बार, द्वीप का नाम पूछ लिया था, लिपारी द्वीप। वैसे इटली में एटना ज्वालामुखी आपको मिलेगा जो कि सिसिली द्वीप पर है। विशुवियस ज्वालामुखी भी यहीं पर मिलेगा। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में आपको मिल जाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किलायू ज्वालामुखी, मोनालोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है अमेरिका में। और क्राकातोआ ज्वालामुखी हो गया, माउंट मेर्रापी हो गया, माउंट सिनाबुंग हो गया, सेमेरू ज्वालामुखी हो गया, और आज जो हमने देखा माउंट इबू, ये सब आपको इंडोनेशिया में मिलेंगे। और ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जल वाष्प, वाटर वेपर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्रशांत महासागर। यहाँ पे क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो आपस में मिलती हैं, और जब भी उनमें मूवमेंट होता है तो ये डिजास्टर आते हैं, सुनामी आएगी, अर्थक्वेक आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, और इसके आसपास या इसके ऊपर जो भी देश होते हैं वहां पे ये डिजास्टर आते ही रहते हैं। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को ही कहते हैं। इसके अलावा और देखो, अगर पूछते हैं कि ज्वालामुखी फटने पर उसके टॉप पे, उसके शीर्ष पे जो गड्ढा बनता है उसको क्या कहते हैं? ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया, 2021 में आया था। क्रेटर कहते हैं, ज्वालामुखी वीवर उसको कहा जाता है। और ये भी जितने भी प्रश्न, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा अपने इन वीडियोस को। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलो आगे प्रश्न और देखते हैं हम। ये एक और प्रश्न देखो, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ओजोस डेल सलाडो है। ये साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा। चिली देश है और अर्जेंटीना जो देश है उसकी सीमा पर ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ओपी सिंह को। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे ओपी सिंह को अभी पुलिस विषयों पर स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ओपी सिंह का नाम याद रखेंगे। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ऑप्शन वाले देख लो नाम। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने। मनीष सिंगल एसोचैम के महासचिव बने। वी राम सुब्रमण्यम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ये अध्यक्ष बने थे। अब देखो कुछ और नाम है आपके लिए अपॉइंटमेंट्स में, जैसे कि सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने थे अमृत मोहन प्रसाद। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी, अभी सीआरपीएफ के हमने पढ़ा विपुल कुमार। सीआईएसएफ के बने थे राजविंदर सिंह भट्टी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बी श्रीनिवासन। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर जनरल आलोक शर्मा बने। आईटीबीपी के राहुल रसगोत्रा। एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह। इंडियन कोस्ट गार्ड के एस परमेश शिवमणि। एनडीआरएफ के पीयूष आनंद। आरपीएफ के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मनोज यादव। होमगार्ड के राजेश निर्वाण। विकास लखेरा ये असम राइफल्स के बने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुराग गर्ग। और एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ हमने देख लिया अमरप्रीत सिंह और दिनेश कुमार त्रिपाठी। और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, कौन सा संस्थान विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट को जारी करता है? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन। तो अभी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने ही वर्ल्ड इकोनॉमिक्स सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया, जिसको हिंदी में बोलोगे आप विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट। और इसमें क्या अनुमान लगाया गया, क्या बताया गया? तो इसमें यह कहा गया कि 2025 में भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो 6.6% की दर से बढ़ेगी और 2026 में 6.7% से जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है
वो बढ़ सकती है, यह अनुमान इन्होंने लगाया है। और संयुक्त राष्ट्र का जो अनुमान है ना, वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से लगता है, और जो हम अनुमान लगाते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लगाते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसी रिपोर्ट में ये तो भारत के लिए इन्होंने कहा, और पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है उसके लिए इन्होंने क्या कहा, 2025 की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें 2.8% की वृद्धि होगी। अब देखो हम क्या बताते हैं, अभी मैं आपको याद दिलाऊं तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने बताया था कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान है। इसी तरह से पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है, किसने क्या क्या अनुमान लगाया। जैसे कि अभी आरबीआई के बारे में हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, आरबीआई ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में हमारी जो जीडीपी है वो 6.6% रह सकती है। वर्ल्ड बैंक ने 7% बताया है, आईएमएफ ने 7% बताया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 7%। बाकी सारी ये रैंकिंग मतलब जिन्होंने भी अनुमान लगाए वो पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की बात हुई है तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके स्टैटिक देखते हैं, जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945, आप सबको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ मेरे भाई कि बताओ इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो आप में से कौन कौन बता पाएंगे कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। और आपको ये भी बता दूं, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो याद रखना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना होती है। अब जब शाम को हम टेस्ट लगाएंगे तब ये प्रश्न आपके सामने आएगा, तो गलती से भी गलती मत करना। वैसे इसका मुख्यालय भी आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। मेंबर कंट्रीज 193 हैं। 193rd नंबर का इसका जो मेंबर बना था साउथ सुडान बना था 2011 में। वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं, पुर्तगाल से हैं। अच्छा, पहले इसके सेक्रेटरी जनरल कौन रहे थे, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, तो आंसर होगा ट्रिग्वे ली, वो नॉर्वे से थे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, वो भारत से थी, वो कौन थी आपको बताना है। हिंट मैं आपको दे दूं, वैसे मैं आपको कई बार ये प्रश्न बता चुका हूं, आपको याद भी होगा। जवाहरलाल नेहरू जी की वो सिस्टर थी, और इसके अध्यक्ष बनने वाली वो 8वें नंबर की थी, 8वें नंबर की अध्यक्ष बनी थी, लेकिन पहली महिला थी। अब बताओ, और ये भी बता दो कि अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वर्तमान में कौन से संस्करण के अभी कौन प्रेसिडेंट बनाए गए थे, वो कैमरून से हैं। चलो ये मैंने आपको बता दिया, उनका देश का नाम कैमरून है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2-3 प्रश्न आपसे पूछ लिए, बताइए। हम आगे देखते हैं, फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रीतीश नंदी का निधन हो गया, वे क्या थे, वे फिल्म मेकर थे। तो फिल्म मेकर प्रीतीश नंदी का भी 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने झंकार बीट्स, चमेली, क्लिक जैसी हिंदी और अंग्रेजी की 24 फिल्मों को प्रोड्यूस किया। उन्होंने अंग्रेजी में कविता की लगभग 40 पुस्तकें लिखी और बंगाली, उर्दू, पंजाबी की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। वे 1998 से 2004 तक महाराष्ट्र से राज्यसभा में शिवसेना के सांसद रहे। पद्मश्री उनको मिल गया है 1977 में, कर्मवीर पुरस्कार 2008 में, और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार 2012 में इनको मिल चुका है, और अभी इनका निधन हो गया। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, और अगर आप में से कोई पहली बार यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो अपने बारे में जरूर बताइएगा, सेशन आपको कैसा लगा। और अगर आप यहाँ पे नए स्टूडेंट्स हैं तो हमारे 2-3 जो ट्रिकी वीडियोस हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो अभी नए बने थे, और नोबेल पुरस्कार, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, तो वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि कम से कम वो वीडियो आप देख करके तैयार कर लो, ताकि 1-8 मार्क्स के यहाँ से प्रश्न आए तो आपसे गलत ना हो। बाकी पीडीएफ मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शाम को आ रही है, ज्वाइन जरूर करना। ज्वाइन न करना हो फिर भी एक बार विजिट जरूर करना, ताकि आपको अपना लेवल पता लगे और आपको पता लगे कि पढ़ना कैसे है, स्टैटिक कैसे तैयार करने हैं, क्योंकि स्टैटिक तो फिर बहुत सारा है, समुद्र है स्टैटिक, तो आपको कहाँ से कैसे एंट्री लेनी है, कितना कवर करना है, वो आइडिया आपको मिल जाएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी, पार्थ योजना शुरू की किसने, मध्य प्रदेश ने, और नए राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गए तुहिन कांत पांडे। बीमा सखी योजना को शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया गोवा। इंडस फूड 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, ग्रेटर नोएडा। किस राज्य ने गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली को शुरू किया, कर्नाटक। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश। तीसरी बार घाना देश के राष्ट्रपति कौन बन गए, जॉन महामा। केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक का निर्माण राजघाट परिसर में किए जाने की मंजूरी दे दी, प्रणब मुखर्जी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार
किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया? सिंगापुर। अच्छा, इसमें करेक्शन हम लोग करेंगे। टॉप पर सिंगापुर था, सेकंड पे जापान था, आखिरी पे 106 स्थान पे अफगानिस्तान था। भारत की जो रैंकिंग है, मुझसे गलती से 58 निकल गया। एक्चुअली में रैंकिंग हमारी 85 है, उल्टा मैंने बोल दिया, मुझसे मिस्टेक हुई। तो भारत की रैंकिंग हेनले के अनुसार कितनी है? 85 है। ये आप करेक्ट कर लेना। और आखिरी प्रश्न पूछा था, मार्टिन गप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया? तो आंसर होगा अपना भारत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।